Good morning, students. We are going to start our 7th chapter, Conservation of Plants and Animals. Okay, students. In class 7th, we have learned that there are different types of plants, animals, microorganisms in a forest. 7th में हमने ये पढ़ा था कि एक फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप के प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं. सिमिलरली there are different types of plants, animals and microbes in a desert also. इसके साथ साथ अगर हम डेजर्ट का स्टडी करें तो डेजर्ट में भी डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स और इसके साथ साथ माइक्रोब्स अवेलेबल होते हैं. द वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स along with microbes living in a particular region is called biodiversity. Okay, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या को मिला करके हम क्या बोलते हैं, उसे बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. इन अदर वर्ड्स, बायोडाइवर्सिटी शोज द रिचनेस ऑफ स्पेसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया हैबिटेट. ओके, एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स को बायोडाइवर्सिटी शो करता है. द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ डेजर्ट, अ ग्रासलैंड एंड अ रेन फॉरेस्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. ओके, डेजर्ट का हो बायोडाइवर्सिटी या ग्रासलैंड का हो या रेन फॉरेस्ट का हो, ये सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं. अबाउट 10 मिलियन स्पेसीज ऑफ organisms, microbes, plants and animals are estimated to habitate on the earth. यानी ऐसा माना जाता है कि अर्थ पर करीब 10 मिलियन विभिन्न प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं. ओके, बट वी एक्चुअली नो ओनली 1 or 2 मिलियन ऑफ देम. ओके, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो अब तक केवल 1 या 2 मिलियन के बारे में ही हमें जानकारी है. द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और सपोर्ट लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर. ओके, पृथ्वी का अर्थ का वो भाग जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब लाइफ जहाँ जीवन निवास करता है, मतलब वह प्लेस जहाँ पर जीवधारी जीवित रह सकते हैं, उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग द बायोडाइवर्सिटी. यानी इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी का किस तरीके से उनको नुकसान पहुंच रहा है. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब जीवधारियों के नष्ट होने के कारण क्या हैं. स्टेप्स बीइंग टेकन टू कंजर्व इट, और इसको सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए. लेट अस लर्न अबाउट सम टर्म्स एसोसिएटेड विद बायोडाइवर्सिटी. फर्स्ट थिंग दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पेसीज. स्पेसीज किसको बोलते हैं? अ स्पेसीज refers to group of organisms that have common characteristics and can interbreed among themselves. Species हम जीवधारियों के ऐसे समूह को कहते हैं जिनका एक जैसा जिनमें गुण पाया जाता हो तथा वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हों. जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, होमो सैपियंस या ह्यूमन बीइंग फॉर्म वन टाइप ऑफ स्पेसीज. ओके, ह्यूमन बीइंग एक प्रकार की प्रजाति है. देन इकोसिस्टम, एक्चुअली वी शुड द वेरियस कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ as well as with their physical environment like soil and water. For example, green plants interact with the soil to get minerals and water. They interact with air to get carbon dioxide and for carrying out process of photosynthesis. Okay, the various communities of organism यानी organisms की जो भी different communities हैं,
सभी फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब उससे उनका संबंध होता है। जैसे सॉयल, एयर, वाटर, इनसे भी उनका संबंध होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के लिए देखा जाए तो ग्रीन प्लांट्स इंटरेक्ट विद सॉयल, यानी जो हरे पौधे होते हैं वो सॉयल से इंटरेक्ट करके उनसे मिनरल और वाटर लेते हैं। दे इंटरेक्ट विद एयर टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड, एयर से उनका क्या इंटरेक्शन होता है, क्योंकि वो उससे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फॉर कैरिंग आउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। नाउ रियल, जस्ट वी कैन से definition, an ecosystem is made up of all plants, animals, microorganisms in an area along with the non-living components such as climate, soil, water, etc. मतलब इकोसिस्टम विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और उसके साथ साथ उसके जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे क्लाइमेट, सॉयल और वाटर, इन सब को मिला करके हम क्या बोलते हैं, उसे इकोसिस्टम बोलते हैं। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ बायोटिक कम्युनिटी एंड एन एबायोटिक इन्वायरमेंट, यानी इन सभी का बायोटिक का एबायोटिक के बीच संबंध को यह दर्शाता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ इकोसिस्टम आर अ फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, अ पॉन्ड एंड रिवर, यानी डिफरेंट टाइप्स के जो इकोसिस्टम हैं ये उसका एग्जाम्पल हुआ। नाउ अबाउट हैबिटेट, व्हाट इज हैबिटेट? द नेचुरल environment of plant or animal species where it lives and reproduce is called its habitat, यानी वह नेचुरल इन्वायरमेंट जहाँ कोई प्लांट या एनिमल स्पेसीज रहता हो तथा वहाँ पर वो रिप्रोडक्शन करता हो, वह उसका हैबिटेट कहलाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर हम लोग बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी includes a huge variety of plant and animals that live in a natural habitat and depend upon one another. बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवधारी जीव जंतु जो सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं ये आते हैं। ओके, नाउ एवरी कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूज एनिमल्स लाइक एलिफेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेचर, यानी छोटे से छोटा जीवधारी से लेकर के बड़े से बड़ा जीवधारी सबका इस इन्वायरमेंट में एक विशेष रोल होता है। ओके, इन अदर वर्ड्स बायोडाइवर्सिटी मेंटेन द इन्वायरमेंट अराउंड अस। ओके, बायोडाइवर्सिटी क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट के आसपास का इन अदर वर्ड्स बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी हमारे इन्वायरमेंट को वो क्या करता है, मेंटेन करने का कार्य करता है। वी आर ऑल्सो इकोनॉमिकली डिपेंड अपॉन बायोडाइवर्सिटी, और हम इकोनॉमिकली भी बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड होते हैं, मतलब उस पर आश्रित होते हैं। वी गेट, अब देखिए कैसे हम उस पर आश्रित हैं। वी गेट अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, हम डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स उससे प्राप्त करते हैं। क्लॉथ्स प्राप्त करते हैं, वुड, मेडिसिन्स, ऑयल्स एंड फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स, ये सभी हम उससे प्राप्त करते हैं। ऑन द अदर हैंड वी गेट फूड, इसके साथ साथ हम उससे फूड भी प्राप्त करते हैं, जैसा कि एग, मीट, इसके साथ साथ और हमें क्या मिलता है, वी गेट लेदर, ओके, लेदर फ्रॉम डेड एनिमल्स एंड मिल्क फ्रॉम एनिमल्स, और इसके साथ साथ हमें उनसे मिल्क भी प्राप्त होता है। कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होने के मुख्य कारण क्या है। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसके कुछ रीजन को हम समझने का प्रयास करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर आवर ओन सर्वाइवल, हमारे खुद को जीवित रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। लेट अस स्टडी द कॉज दैट थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज। ओके, आइए हम पढ़ते हैं कि ऐसी कौन कौन सी
विशेष कारण है जिसके कारण डिफरेंट स्पेसीज उसके एग्जिस्टेंस पर, उसके अस्तित्व पर खतरा पैदा हुआ है. सम द मेजर कॉजेज आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन, दैट इज योर डिफॉरेस्टेशन. द clearing of forest or cutting down forest over a wide area, it is called deforestation. Deforestation means destroy of forest. अगर हम इसको इजीली समझना चाहें तो वनों की कटाई को ही हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं. डिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स. कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण हम लोग वनों की कटाई करते हैं. टू बिल्ड हाउसेज, फैक्ट्रीज, रोड्स, डैम्स फॉर डे बाय डे इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन. बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हम लोग डिफरेंट फैक्ट्रीज, हाउसेस, रोड्स, डैम्स इसको बनाते रहते हैं. इसके कारण डिफॉरेस्टेशन होता है. टू गेट वुड एज फ्यूल फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड पेपर. फर्नीचर और पेपर बनाने के लिए, लकड़ी प्राप्त करने के लिए करते हैं. टू गेट मोर एग्रीकल्चरल लैंड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन. बढ़ती हुई आबादी के लिए हम कल्टीवेशन के लिए एग्रीकल्चरल लैंड को प्रिपेयर करते हैं. इसके साथ साथ फॉर माइनिंग द मिनरल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड ओर्स. कोल, पेट्रोलियम और डिफरेंट जो ओर्स हैं उनकी माइनिंग के लिए भी हम वनों की कटाई करते हैं. ऑल द एबव कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर मैन मेड. ये सभी अभी तक जो हमने आपको बताया ये मैन मेड है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नेचुरल कॉज भी हैं जिनमें डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर. ओके, फॉरेस्ट फायर मतलब जंगलों में स्वतः जो आग लग जाती है. सीवियर ड्रॉट, सूखा पड़ने लगता है, पौधे सूख जाते हैं. अटैक ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट, इन डिफरेंट टाइप्स के डिजीज प्लांट को हो जाना और उसको सूख जाना. ओके, ओवर ग्रेजिंग बाई कैटल, सीप, हॉर्स एटसेट्रा इज अनदर काज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का एक दूसरा कारण है डिफरेंट कैटल्स, डिफरेंट टाइप के जानवरों की अनियंत्रित उनकी ओवर ग्रेजिंग के कारण. ओके, द ओवर ग्रेजिंग not only destroys the grassland but also young trees of forest. ओके, ये ग्रासलैंड को भी ख़त्म करता है. इसके साथ साथ जो छोटे पौधे हैं उसको भी नष्ट करता है. नाउ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. देखिए इसका परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या है इसका. इट कॉजेज सॉइल इरोजन एंड मेक द सॉइल इनफर्टाइल. इसकी वजह से क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन होता है और सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है. रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स दैट हैव लेस ह्यूमस एंड आर लेस फर्टाइल. अब जब ऊपर से जो अच्छी मिट्टी है जब वो क्या हो जाती है, सॉइल कोरोड हो जाती है, इरोड हो जाती है, उसका इरोजन हो जाता है, तो क्या हो जाता है, अंदर की जो इनफर्टाइल हार्ड रॉकी लेयर होती है वो दिखने लगती है. ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड्स गेट कन्वर्टेड इनटू अ डेजर्ट. और धीरे धीरे जो फर्टाइल लैंड होती है, मतलब उपजाऊ ज़मीन होती है, वो क्या बन जाती है, वो डेजर्ट यानी रेगिस्तान के रूप में परिवर्तित हो जाती है. इसी को हम डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं. Trees take in कार्बन मोनोऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जैसा कि आप लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. और इस तरीके से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी क्रिएट होता है. ओके, increase the concentration of carbon dioxide may lead to increase in global warming, global temperature which is called global warming. यानी इसकी वजह से टेम्परेचर पूरे अर्थ का वो धीरे धीरे बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है. ग्लोबल वार्मिंग डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल, रेड्यूस रेनफॉल एंड कॉजेज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. और ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा कम हो जाती है, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और इसके साथ साथ ग्लेशियर्स भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, इट डिक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. अब इसके कारण वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, सॉइल की वो घट जाती है और इस कारण क्या होता है, कॉजेज फ्लड यानी बाढ़ उत्पन्न होने की स्थिति बहुत अधिक उत्पन्न हो जाती है. इट ऑल्सो लोअर्स द अंडरग्राउंड वाटर लेवल.
और अंडरग्राउंड वाटर लेवल को भी ये कम करने का काम करता है। फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, जैसा कि हम जानते हैं फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को रहने के लिए जगह होती है। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज डिस्ट्रॉय द होम्स ऑफ दीज स्पेसीज एंड रिजल्ट इन अ थ्रेट टू देयर सर्वाइवल। अब देखिए इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी डिफरेंट स्पेसीज हैं वो उनके लिए घर समाप्त हो जाते हैं, उनके रहने के लिए निवास स्थान समाप्त हो जाते हैं और इस तरीके से उनकी सर्वाइवल पर बहुत बड़ी एक संकट पैदा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल गैन पांडा इट सर्वाइव ओनली ऑन बैम्बो सूट्स। अब देखिए जैसे पांडा एक थ्रेट एनिमल है जो कहाँ पर रहता है, बैम्बो सूट्स पर रहता है। इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स मोर देन हाफ ऑफ बैम्बो ट्रीज that are natural habitat of panda has been cleared for farming and in the name of development। डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर और इसके साथ साथ फार्मिंग के लिए जितने भी ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पर सबसे अधिक बैम्बू पाए जाते थे उनको क्लियर आउट कर दिया गया, साफ कर दिया गया। एज अ रिजल्ट पॉपुलेशन ऑफ गैंड पांडा इज डिक्रीजिंग इन देयर नेचुरल सराउंडिंग, और जिसके परिणाम स्वरूप नेचुरल सराउंडिंग में गैंड पांडा की संख्या दिन ब दिन घटती चली जा रही है। ओके, द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड टेक्सचर आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कारण सॉयल की टेक्सचर भी चेंज हो जाती है। इलीगल हंटिंग, अब आइए जानते हैं क्या होता है इलीगल हंटिंग से क्या इफेक्ट पड़ता है। टाइगर्स, एलिफेंट, leopards, rhinoceros, whales, seals and many other animals are under constant threat because they are hunted for their skin, fur, tusk, claws and other body parts। ऐसे कई एनिमल्स हैं जैसे टाइगर्स, एलिफेंट, लियोपार्ड, इन सभी को उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की यूटिलिटी के कारण उनकी अनियंत्रित हंटिंग की जा रही है, मतलब उनका शिकार किया जा रहा है। शिकार कर अब जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हंटिंग ऑफ एनिमल दैट इज इलीगल, कंप्लीटली इलीगल। द इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फॉर कमर्शियल यूज इज कॉल्ड पोचिंग, यानी कमर्शियल यूज के लिए एनिमल्स की हंटिंग करने को हम पोचिंग बोलते हैं। ओके, द चीता इन इंडिया, इन इंडियन फॉरेस्ट एंड डोडो, अ यूनिक बर्ड फाउंड इन मॉरिशस हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग। एक्सेसिव हंटिंग के कारण आज डोडो और इसके साथ साथ जैसा कि आप देख रहे हैं चीता, ये कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये विलुप्त होने की कगार पर ये आ चुके हैं। नाउ पोल्यूशन, पोल्यूशन ऑफ सॉयल, एयर एंड वाटर एडवर्सली इफेक्ट मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स पर इसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ओके, पेस्टिसाइड्स एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स एक्यूमुलेटिंग इन वाटर बॉडीज। ओके, और डिफरेंट टाइप्स के जो भी पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स हैं वो वाटर बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और जिसके कारण किल फिशेस एंड एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, जिसके कारण डिफरेंट एक्वेटिक एनिमल्स की भी डेथ हो जा रही है। ओके, ऑयल स्पिल इज आल्सो अ ग्रेट थ्रेट टू मैरीन ऑर्गेनिजम्स। ओके, कभी कभी क्या हो जाता है कि ओशन से जो भी ऑयल्स होती हैं जब वो आती हैं तो आते समय एक्सीडेंटली अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ऑयल स्पिल हो जाती है, मतलब वो कम्प्लीटली पानी के ऊपर वो गिर जाता है एक्सीडेंट के बाद, और उसके कारण डिफरेंट जो भी मैरीन एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर इसकी एक लेयर बन जाती है और ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है वो कट जाता है और वो सफोकेशन के कारण डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एक्सपायर्ड हो जाते हैं। नाउ नेचुरल डिसेस्टर्स, नेचुरल डिसेस्टर्स सच एज अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, सुनामी, हरिकेन्स आर आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन रिडक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इन मेनी एरियाज। ऐसी बहुत सी एरिया हैं जहाँ पर डिफरेंट नेचुरल डिसेस्टर्स के कारण भी जीवधारियों की संख्या कम हुई है। एक्सोटिक
species. Okay, animals and plants that do not belong to a place originally and are introduced from some other places are called as exotic species. मतलब ऐसी species जो particular किसी एक स्थान पर नहीं पाए जाते हों, वो किसी ओरिजिनली वो किसी और प्लेस से आए हों, उन्हें हम एक्सोटिक स्पेसीज बोलते हैं. द इंट्रोडक्शन ऑफ exotic species had adversely affected many native species of plants and animals. अब ये बाहरी के कारण भी डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी इसका नुकसान हुआ है. एंड डिप्राइविंग फ्रॉम देयर स्पीसीज एंड फूड, और इसके कारण उनके स्पेसेस, उनके स्थान भी कम हुए और उनकी फूड भी कम हुई और उनकी संख्या दिन ब दिन अपने आप कम होती गई. जैसा कि एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं वाटर हाइसिंथ, जिसको हम जलकुंभी बोलते हैं, एन एक्सोटिक स्पेसीज दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन वाटर्स, ग्रोज वेरी फास्ट एंड कवर्स द होल वाटर बॉडी. ये वाटर बॉडी में बहुत तेज़ी से, भारत के विभिन्न जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उसमें तेज़ी से यह फैलता है. एंड दिस एक्सोटिक वैरायटी इज थ्रेटिंग फॉर द सर्वाइवल ऑफ मेनी नेटिव एक्वेटिक प्लांट ऑफ इंडिया. और इनकी वजह से क्या होता है, जो भी डिफरेंट प्लांट जो भी हैं इंडियन, उनको यह कंप्लीट पूर्णतः यह नष्ट करने का कार्य करता है. नाउ फ्यू क्वेश्चंस आर देयर, you have to solve it. Now all flora and fauna, what are flora and what are fauna? All different kinds of plants living in their natural surroundings are called flora of that place. Okay, different types की plants जो अपनी नेचुरल सराउंडिंग में पाए जाते हैं उसे हम फ्लोरा कहते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को हम फाउना बोलते हैं. ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स लिविंग इन दियर नेचुरल सराउंडिंग, मतलब विभिन्न प्रकार के ऐसे एनिमल्स जो अपने नेचुरल सराउंडिंग में रहते हैं उसे हम फाउना बोलते हैं. ओके, टुगेदर फ्लोरा एंड फाउना ऑफ अ प्लेस फॉर्म द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द प्लेस. और ये दोनों मिल करके, फ्लोरा और फाउना मिल करके किसी एक विशेष स्थान का बायोडाइवर्सिटी ये क्रिएट करते हैं. ऑल द कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट आर इंटरडिपेंड. ओके, जितने भी कंपोनेंट हैं इन्वायरमेंट के सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं. एनी चेंज इन वन कंपोनेंट मे लीड अफेक्ट ऑफ अदर कंपोनेंट. यानी एक कंपोनेंट पर अगर इसका कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ा तो दूसरा भी उससे प्रभावित होता है. सो वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी फॉर आवर सर्वाइवल एंड टू मेंटेन द नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस. इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना और इसके साथ साथ नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना अत्यंत आवश्यक है. इट ऑल्सो इंश्योर्स द continuous availability of useful plants and animals and their products to our future generations. इसके साथ साथ इस बात को अत्यंत आवश्यक, इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स और उनके प्रोडक्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हों. इसको इंश्योर करना बहुत ही आवश्यक है. गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज़ at international and national and local level are constantly involved in the conservation of biodiversity, forming laws to protect the existing forest and wildlife, and popularizing awareness programs for conservation of biodiversity. Biodiversity को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऐसी कई नेशनल, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लोकल एजेंसीज़ हैं जो इन्वॉल्व हो करके बायोडाइवर्सिटी और इसकी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और जो भी ये प्रोग्राम्स है इनको चला करके बायोडाइवर्सिटी को, यानी डिफरेंट जो भी अपनी डाइवर्सिटी है, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको कंजर्व करने की जानकारी देते हैं. द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, जिसे कि अभी बोला जाता है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, WCU बोला जाता है, इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी टू स्टडी एंड एसेस द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज
अब इस वक्त क्या हो रहा है, WCU डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स का एक अध्ययन कर रही है। ओके, IUCN मेंटेन्स अ कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट known as the IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेन स्पेसीज। IUCN क्या कर रही है, जितने भी थ्रेटेन यानी विलुप्त होने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एक लिस्टिंग कर रहा है। द मेन एम ऑफ IUCN रेड लिस्ट टू फोकस द अटेंशन ऑफ कंजर्वेशनिस्ट टूवर्ड्स स्पेसीज that are under threat of becoming extinct and therefore promote their conservation process। इनका जो मुख्य उद्देश्य है, जो भी आपके कंजर्वेशनिस्ट्स हैं उनका इस बात पर ध्यान आकर्षण करना कि जो भी विभिन्न प्रकार के जीवधारी विलुप्त होने जा रहे हैं उनके लिए कंजर्वेशन प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करना इनका पहला काम है। ऑल द स्पेसीज आर क्लासिफाइड इनटू 9 ग्रुप्स। सभी को 9 समूहों में बांटा गया है। द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स सच एज प्रेजेंट एंड पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसीज इन अ गिवन एरिया, डिक्लाइन एंड इन देयर नंबर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एरिया ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। द कैटेगरीज आर एज फॉलोज। यहाँ पर कुछ ऐसे 9 पैरामीटर हैं जिसके आधार पर वो अध्ययन करती है। फर्स्ट थिंग, एक्सटिंक्ट। सेकेंड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, critically endangered, endangered, vulnerable, near threatened, least concern, data deficit and not evaluated. Now we will let us study more about some of these species। आइए स्पेसीज के बारे में अब हम और गहराई से अध्ययन करते हैं। एक्सटिंक्ट स्पेसीज। ओके, व्हाट आर द एक्सटिंक्ट स्पेसीज? Extinct species of plants and animals that are not found now but once lived on the earth are called extinct species। मतलब ऐसी स्पेसीज जो पहले तो हुआ करती थी लेकिन अब वो पृथ्वी से संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ह्यूज डायनासोर्स लिव्ड ऑन द अर्थ पर बहुत ही बड़े बड़े डायनासोर्स रहा करते थे। साइंटिस्ट बिलीव दैट आवर अर्थ कूल्ड सडनली। साइंटिस्ट का ये मानना है कि अर्थ अचानक पृथ्वी ठंडी हुई एंड द डायनासोर्स कुड नॉट एडजस्ट द सडन चेंजेस इन द क्लाइमेट। उन्होंने क्लाइमेट में जो अचानक चेंजिंग आई उसे वो सस्टेन ना कर सके, उसे बर्दाश्त ना कर सके। सो ऑल ऑफ देम डाइड एंड नाउ बिकम एक्सटिंक्ट। और इसके कारण वो सभी उनकी मृत्यु हो गई और आज वो क्या हो चुके हैं, वो समाप्त हो चुके हैं। देयर आर सेवरल ऑफ थियरीज रिगार्डिंग द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। डायनासोर्स के समाप्त होने की इसकी कई ऐसी थियरीज हैं। द डोडो बर्ड बिकम एक्सटिंक्ट मेनली ड्यू टू द हंटिंग फॉर फूड। डोडो बर्ड इस कारण से विलुप्त हो गई क्योंकि भोजन के लिए लोग इसका शिकार किया करते थे। नीलगिरी, होली एंड क्राइपेंसी आर प्लांट्स फ्रॉम इंडिया दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली। नीलगिरी, होली एंड क्राइपेंसी ऐसे 2 प्लांट्स हैं जो भारत से संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं। Okay, now second point, extinct in the wild। When a species no longer exists in its natural habitat is only to survive in captivity, it is said to be extinct in wild। Okay, मतलब ऐसी स्पेसीज जो नेचुरल हैबिटेट में नहीं पाई जाती हों लेकिन उनको चिड़ियाघरों में रख करके उनको कंजर्व किया गया हो, ऐसे जानवरों को हम एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पिंक हेडेड डक एंड चीता हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड फ्रॉम आवर कंट्री। हमारे कंट्री के जो डिफरेंट फॉरेस्ट हैं वहाँ से ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वहाँ से समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उन्हें जू या सेंचुरीज में उनको सेव करके रखा गया है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज,
Species that are at the extreme high risk becoming extinct are listed in critically endangered species. मतलब ऐसी प्रजातियां जो जिनकी सबसे अधिक संभावना है कम ही समय में समाप्त होने की, उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज में रखा गया है. उदाहरण के लिए बैलरिक सीयर वाटर डक, हुडेड वल्चर, ओके, देन मालाबार लार्ज स्पॉटेड civet, pygmy hog and mountain gorilla are some critically endangered species. जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी critically endangered species में आते हैं. ओके, then after endangered species क्या होते हैं? That species that are at high risk of getting extinct, मतलब जो जिनको सबसे अधिक खतरा है समाप्त होने का, इन नियर फ्यूचर ड्यू टू डिक्लाइन इन दियर नंबर एंड ड्रास्टिक चेंज इन हैबिटेट आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज. मतलब ऐसी स्पीसीज जो बदलते हुए, जो आने वाले भविष्य में उनकी संख्या घटने और इसके साथ साथ उनके हैबिटेट यानी निवास स्थान में चेंज के कारण समाप्त होने वाले हैं, उन्हें हम इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए एशियन एलिफेंट, देन थिक बिल्ड पैरट, फॉरेस्ट ऑलेट, गोल्डन लंगूर, गोल्डन मोल, पिंक पिजन, बंगाल टाइगर, ब्लू व्हेल, एशियाटिक लायन, green turtle and Ganga river dolphin are of some endangered species. White cedar, Bermuda palm and some orchids are endangered species, plant species. Okay, now vulnerable species that already exist in low number and may become endangered if the causative factors like habitat destruction, environmental disturbance or illegal hunting continue to operate but are called vulnerable species. Okay, ऐसी स्पेसीज जिनकी संख्या कम है और इसके साथ साथ उनकी हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन से और इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस के कारण उनकी संख्या कम होती जा रही है, उनको हम वल्नरेबल स्पेसीज बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए आप सिंपली ले सकते हैं कि इनको, दैट आर रिनोसरास, अफ्रीकन एलिफेंट, किंग कोबरा, हिप्पोपोटामस, दैट आर मेनली इन देम. ओके स्टूडेंट्स, देन we will discuss here about few things that are happening in our surroundings. Snow leopard, polar bear are some vulnerable species. Now endemic species are those species of plants and animals that are found exclusively in a particular geographical area. endemic species ऐसी species होती हैं, ऐसी प्लांट या एनिमल की species हैं जो स्पेशली किसी विशेष जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं. दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स. वो नेचुरली देखा जाए तो हर एक जगह पे नहीं पाए जाते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए देखा जाए, द गंगा रिवर डॉल्फिन इज एन इंडेमिक एक्वाटिक एनिमल दैट लिव्स ओनली इन द रिवर गंगा. ओके, गंगा रिवर डॉल्फिन जो स्पेशली कहाँ पाई जाती है? केवल गंगा रिवर में ही पाई जाती है. द एशियाटिक लायन एन इंडेमिक स्पेसीज फाउंड इन द गिर नेशनल पार्क इन गुजरात. ओके, एशियाटिक लायन जो कि स्पेशली कहाँ पाए जाते हैं? जो नेशनल पार्क इन गुजरात में, गुजरात के गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं. द लायन टेल्ड मसाक इज फाउंड ओनली इन द साउथ वेस्ट इंडिया. ओके, लायन टेल्ड मसाक ये कहाँ पर पाया जाता है? ये केवल साउथ वेस्ट इंडिया में पाया जाता है. द नीलगिरी तहर इज इंडेमिक टू द नीलगिरी हिल्स एंड साउदर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट रेंज इन तमिलनाडु एंड केरला. नीलगिरी तहर ये कहाँ पर पाया जाता है? मेनली ये साउदर्न पोर्शन
आप वेस्टर्न घाट के साउदर्न पोर्शन पर तमिलनाडु और केरला में पाया जाता है। द गेंट पांडाज ओनली नेचुरल होम इन द माउंटेनस रीजन ऑफ साउथ वेस्ट चाइना। और जो गैंड पांडा होते हैं ये साउथ वेस्ट चाइना के हिमालयन मतलब माउंटेनस रीजन यानी पहाड़ियों वाले एरिया पे पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल आल्सो read about sal and wild mango are two example of endemic flora and of the पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। साल और वाइल्ड मैंगो जो कि स्पेशली वो कहाँ पाए जाते हैं, ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स में ही पाए जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 220 इंडेमिक प्लांट्स इन इंडिया। ओके, अंडमान निकोबार आइसलैंड में लगभग 220 इंडेमिक प्लांट्स पाए जाते हैं। इंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। ओके, इनके समाप्त होने का, विलुप्त होने का मैक्सिमम चांस होता है क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर रीजन पर ही पाए जाते हैं। ओके, दे आर वेरी वल्नरेबल टू डिस्टर्बेंस इन दियर लोकल हैबिटेट्स। ओके, इनको लोकल हैबिटेट में डिस्टर्बेंस के कारण इनको नष्ट होने के सबसे अधिक चांसेस बनते हैं। नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जा सके इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, टू प्रिवेंट द इंडेंजर्ड स्पीसीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट एंड टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर। हमको अगर हम चाहते हैं कि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो नेचर का है वो हमेशा बना रहे, तो इसके लिए हमें डिफरेंट फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना पड़ेगा। ओके, जिससे कि हम नेचर के बैलेंस को बनाए रखें। सम ऑफ द मेजर्स दैट कैन कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर गिवन बिलो। ओके, हमको क्या सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा? फर्स्ट थिंग दैट इज एफॉरेस्टेशन। Afforestation means planting of trees. Planting of trees in a forest is a very important for conservation. We should plant at least as many trees as we cut to retain our green wealth for future. मतलब हमने लगभग जितने प्लांट्स की कटिंग की है उतना ही नए पौधे को लगाना। एफॉरेस्टेशन करके भी हम क्या कर सकते हैं कि हम प्लांट को कंजर्व करेंगे, फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे, तो डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं उनको भी हम रिटेन कर सकेंगे और फ्यूचर में हम ग्रीन वेल्थ को भी बचा सकेंगे। प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर्स मस्ट बी चेक्ड बाय वेरियस एडवांस टेक्निक्स लाइक स्प्रेइंग फायर एक्सटिंग्विशर सॉल्यूशन फ्रॉम एयरक्राफ्ट और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ब्लोअर्स। ओके, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, फॉरेस्ट फायर अगर लग जाते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि एयरक्राफ्ट के थ्रू फायर एक्सटिंग्विशर को स्प्रे करें ताकि वो जलने से जो भी फॉरेस्ट हैं वो बच जाएं, या तो विंड डायरेक्शन को भी चेंज करने के लिए स्ट्रॉन्ग ब्लोअर्स को लगाकर विंड डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए। प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग मस्ट बी कंट्रोल टू सेव फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को बचाने के लिए ओवरग्रेजिंग को भी हमें रोकना पड़ेगा, यानी जहाँ पर बहुत अधिक से अधिक एनिमल्स ग्रेजिंग करने के लिए जाते हैं, चरने के लिए जाते हैं, तो उसको भी रोकना पड़ेगा। ग्रेजिंग एनिमल्स ईट यंग ट्रीज, यानी जो एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जो छोटे पौधे होते हैं उन्हें खा जाते हैं। एंड डिस्ट्रॉय लीव्स ऑन लोअर ब्रांचेज एंड इंजर रूट्स एंड ट्रंक्स। ये क्या करते हैं, प्लांट्स के जो लोअर ब्रांचेज होती हैं उसके लीव्स को खा जाती हैं, उसे चोट पहुंचाती हैं, उसके तने और शाखाओं को ये क्या करते हैं, चोट भी पहुंचाते हैं। ओके, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अगर हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम फॉरेस्ट को भी हमें कंजर्व करना पड़ेगा। When a forest is destroyed, a large number of animals become extinct or endangered. अगर फॉरेस्ट खत्म हुआ तो डिफरेंट जो भी एनिमल्स हैं वो भी इंडेंजर्ड हो जाएंगे। सो
टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व फॉरेस्ट। अगर हमें वाइल्ड लाइफ बचानी है तो हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना होगा। वी नीड टू टेक द फॉलोइंग स्टेप टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को हमें कंजर्व करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट, हंटिंग रेगुलेशंस। गवर्नमेंट लॉज हैव टू बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड टू रेगुलेट हंटिंग। ओके, यानी जीवधारियों की जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके शिकार को हमें पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के नियम को बहुत ही सख्ती से पालन करना पड़ेगा। द हंटिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी बैंड। और जानवरों की शिकार को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन इज रीस्टोरिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड प्लांट्स बाय प्लांटिंग ट्रीज। ओके, रीफॉरेस्टेशन में हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट प्लांट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं उनको फिर से हम रीस्टोर कर सकते हैं, मतलब उनको हम फिर से प्लांट लगा करके उनकी संख्या को हम मेंटेन कर सकते हैं। द फॉरेस्ट एक्ट एम टू preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of people living in or near the forest in India। फॉरेस्ट एक्ट का मेन उद्देश्य ये है कि ताकि आसानी से हम नेचर की जो बेसिक नीड है, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनकी बेसिक नीड को हम फुलफिल कर सकें। रिफॉरेस्टेशन कैन ऑल्सो ऑकर नेचुरली इन फॉरेस्ट आर लेफ्ट undisturbed। ओके, reforest can also occur naturally, यानी reforestation ये नेचुरली भी हो जाता है if forest are left undisturbed। अगर हम फॉरेस्ट को नुकसान न पहुंचाएं तो रिफॉरेस्टेशन की प्रक्रिया नेचुरली भी हो जाती है। हैबिटेट प्रोटेक्शन। ओके, हैबिटेट प्रोटेक्शन। द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स शुड बी प्रिजर्व्ड बाय एस्टैब्लिशिंग कंजर्वेशन areas such as biosphere reserve, wildlife sanctuaries, national park where the wildlife can flourish in natural surrounding protected from the outside world। okay, natural habitat जो भी है उसको उन सभी स्थानों पर बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना करके उसमें बाहरी किसी भी व्यक्ति के हस्तक्षेप को पूर्ण रूप से हम प्रतिबंधित कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो भी नेचुरल हैबिटेट है वो मेंटेन हो सकेगा। ओके, नाउ हियर आर फ्यू क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट इट। प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज आर अनडिस्टर्ब्ड हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉर कंजर्विंग एंड मेंटेनिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एरियाज बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर प्रोटेक्टेड थ्रू लॉज एंड अदर मीन्स। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर सम ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज क्रिएटेड बाय आवर गवर्नमेंट। हमें क्या करना चाहिए कि डिफरेंट जो भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व्स या जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं उनको अधिक से अधिक बढ़ावा मिलना चाहिए, जिससे क्या हो कि इंटरफेरेंस ह्यूमन बीइंग का उसमें समाप्त हो जाता है। कोई भी वहाँ पर हंटिंग नहीं कर सकता है, जिससे जो भी डिफरेंट जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, उनकी संख्या धीरे धीरे क्रिएट होते जाती है। नेशनल पार्क। नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ वेयर अदर एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग एंड कल्टिवेटिंग ऑफ क्रॉप्स आर नॉट अलाउड। नेशनल पार्क एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसको गवर्नमेंट मेंटेन करती है और वहाँ पर डिफरेंट जो भी वाइल्ड लाइफ है उसे वो प्रिजर्व करती है, यहाँ तक कि वहाँ पर ग्रेजिंग और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स भी अलाउड नहीं होता है, यानी कंप्लीटली उसको नेचुरल कंडीशन में उसको छोड़ दिया जाता है। ओके, ओनली टूरिस्ट इज परमिटेड। ओके, केवल टूरिस्ट ही जा सकते हैं, केवल विजिट कर सकते हैं। These reserves are large and diverse enough to protect whole set of ecosystem। इतने बड़े एरिया में होते हैं कि वहाँ पर डिफरेंट जो इकोसिस्टम है वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। They preserve flora, fauna, landscape and historic object of an area। और इस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर एरिया के जो भी लैंडस्केप हैं, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट हैं, फ्लोरा एंड फाउना है, सभी प्रिजर्व हो जाते हैं। सतपुड़ा। नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व
फॉरेस्ट इन इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला फॉरेस्ट रिजर्व कौन सा है तो दैट इज योर सतपुरा नेशनल पार्क। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। ओके, भारतीय टीक का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, वो पाया जाता है इसके जंगलों में। टाइगर्स आर slowly disappearing from our forest in Satpura Forest Reserve, Tiger Reserve. Significant increase in the population of tigers has been noticed. अब यहाँ पर सतपुड़ा की जो रिजर्व है वहाँ पर टाइगर्स को भी रखा गया, उनको भी वहाँ पर छोड़ा गया क्योंकि नेचुरल हैबिटेट था। तो देखा गया कि आने वाले समय में उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती चली गई। देयर आर अबाउट 102 नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत में लगभग 102 नेशनल पार्क हैं। सम आर वेल नोन नेशनल पार्क इन आवर कंट्री आर। अब आइए इनमें से जो मुख्य पार्क हैं, नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में जानते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दैट इज फाउंड इन उत्तराखंड एंड दिस इज मोस्टली हैबिटेट फॉर टाइगर्स। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में पाया जाता है और इसमें टाइगर्स की संख्या सबसे अधिक है। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क में 1 हॉर्न्ड रिनोसरास पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन गिर नेशनल पार्क, इसमें एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। कान्हा नेशनल पार्क, गिर जो गुजरात में है, और कान्हा नेशनल पार्क दैट इज फाउंड इन मध्य प्रदेश, इसमें टाइगर्स की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। देन सरिसा नेशनल पार्क दैट इज फाउंड इन राजस्थान फॉर टाइगर्स। ये राजस्थान में टाइगर्स के लिए ये स्पेशली फेमस है। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती हैं, आइए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज़ एन एरिया दैट इज स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट। मतलब ऐसा एरिया जहाँ वाइल्ड लाइफ उनकी नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट, वाइल्ड लाइफ को उनके नेचुरल हैबिटेट में स्ट्रिक्टली रिजर्व कर दिया गया है। मतलब मुख्य रूप से वो जो एरिया है कंप्लीटली बाउंड्री बना करके उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है और वहाँ पर डिफरेंट जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उन्हें रोक दिया जाता है। केवल ह्यूमन बीइंग वहाँ पर केवल वो देखने के लिए वहाँ पर केवल विजिटर्स को अलाउड है, अदरवाइज वहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती है। अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू एनिमल इन देयर ओन नेचुरल हैबिटेट। ओके, उनका खुद का वो नेचुरल हैबिटेट होता है, वहाँ पर वो ईजिली वो जो सुटेबल कंडीशन है वहाँ पर वो अपना फलते फूलते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाती है। इट डज नॉट अलाउ एनी ह्यूमन एक्टिविटी दैट डिस्टर्ब द वाइल्ड एनिमल्स एंड दियर हैबिटेट्स। और किसी भी प्रकार की कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पर अलाउड नहीं होती है जो कि जीवधारियों को, वहाँ पर जो जंगलों के जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उन्हें डिस्टर्बेंस पहुँचाता हो। Okay, in a wildlife sanctuary, some activities like harvesting of timber and collection of minor forest product are allowed. However, these do not interfere with well-being of animals. Okay, यहाँ पर टिम्बर प्रोडक्शन के लिए टिम्बर्स को लगाए जाते हैं, फिर भी these do not interfere with the well-being of animals. अगर ये एनिमल्स को किसी प्रकार का कोई हार्म पहुँचा रहे हैं, यानी इनको लगाया जाता है लेकिन ये इनकी जो एनिमल्स हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ओके, you can see here different types of national parks and for different types of animals. Okay, major national parks are wildlife sanctuaries, you can see here. Now wildlife sanctuaries also provide safe habitat for some of threatened wild animals like black buck, elephant gold rat, golden cat, pink-headed duck, घड़ियाल, पाइथन, रिनोसरास। यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में वहाँ पर जो थ्रेटेंड एनिमल्स हैं,
जो लगभग उनकी ऐसी चांस है कि वो भविष्य में समाप्त हो सकती हैं, उनको भी वहाँ पर प्रोटेक्टेड किया जाता है, जिनमें डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं, दैट आर ब्लैक बक, elephant, golden cat, etc. are there. Wildlife sanctuaries is different from zoo because in wildlife sanctuary animal live freely in their natural habitat while in zoo they are kept in cages. देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू में क्या अंतर है। जू में उनको क्या किया जाता है कि केज यानी कि उनको पिंजरे में बंद करके रखा जाता है, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है घूमने टहलने के लिए। देयर आर अबाउट 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। भारत में लगभग 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उपलब्ध हैं। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड bushlands in delta of big rivers. Some well-known sanctuaries are as follows. Okay, complete वहाँ पर natural condition है, वहाँ पर mountain forest हैं, different bushes are found there, और डेल्टा रीजन में जहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं वहाँ पर उसको बनाया गया है। आइए कुछ के बारे में हम कुछ सेंचुरीज हैं उनके बारे में जानते हैं। भरतपुर bird sanctuary that is found in Rajasthan, the only place in India where Siberian cranes are found. भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर साइबेरियन क्रेन्स पाए जाते हैं। चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी ओडिशा फॉर इंडियन बर्ड्स। ओके, चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी जो कि उड़ीसा में पाई जाती है, यहाँ पर भारतीय चिड़ियों के लिए यह प्रसिद्ध है यह स्थान। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी दैट इज़ फाउंड इन हरियाणा, यह हरियाणा में है और यहाँ पर डिफरेंट इंडियन बर्ड्स के लिए ये फेमस है। बांदीपुर सेंचुरी दैट इज़ फाउंड इन कर्नाटका फॉर इंडियन एलिफेंट, बांदीपुर स्पेशली ये एलिफेंट्स के लिए है। देन मधुमलाई सेंचुरी दैट इज़ फाउंड इन तमिलनाडु फॉर इंडियन एलिफेंट। ओके, ये पाया जाता है किसके लिए? भारतीय हाथियों के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व्स, आइए अब हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में जानते हैं। अ मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया दैट इज डेवलप्ड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल्सो टू एजुकेट, ट्रेन एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट एंड इको फ्रेंडली लिविंग इज कॉल्ड अ बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स वो प्लेस होते हैं जो मल्टीपल पर्पज के लिए ये एरिया प्रोटेक्टेड किए जाते हैं, जहाँ पर लोगों को एजुकेट करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए तथा इसके साथ साथ इको फ्रेंडली लिविंग को क्रिएट करने के लिए एक स्थान होता है, उसे हम बायोस्फीयर रिजर्व्स बोलते हैं। There are 18 biosphere reserves in India. Some well-known biosphere reserves set up in our country that are follows. First one that is Nilgiri Biosphere Reserves, Nanda Devi Biosphere Reserves, Sundarban Biosphere Reserves, Gulf of Mannar Biosphere Reserves. A biosphere reserve may also contain other protected areas in it. Biosphere reserve में कुछ ऐसे protected areas भी पाए जाते हैं। Some example that is पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ नेशनल पार्क नेम्ड सतपुड़ा। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम सतपुड़ा है, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उसके अंदर, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसको हम बोरी और पंचमढ़ी के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देन रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द बुक दैट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर स्पेसीज इज कॉल्ड रेड डाटा बुक। ओके, रेड डाटा बुक ऐसी बुक है जिसके अंतर्गत सभी इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स की रिकॉर्ड रखी जाती है, मतलब उनका नाम उसमें लिखा जाता है। देयर आर डिफरेंट रेड डाटा बुक्स फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर स्पेसीज, यानी ये अलग अलग होते हैं, सभी जीवधारियों के लिए एक ही नहीं होता है, प्लांट के लिए अलग होता है, एनिमल्स के लिए अलग होता है। ओके,
डिफरेंट अदर स्पेसीज के लिए भी अलग अलग ये बनाए जाते हैं। रेड डाटा बुक इज बीइंग पब्लिश्ड इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज एंड प्रोवाइडेड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेरियस स्पेसीज। ये हर एक कंट्रीज़ में इसको पब्लिश किया गया है और उसमें डिफरेंट वेरियस स्पेसीज के बारे में उसमें जानकारी दी गई है। थ्रू दिस बुक IUCN इज ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इंडेंजर्ड स्पेसीज। इस बुक के आधार पर IUCN, जिसका नाम अब WCU पड़ चुका है, बदल चुका है, उससे वह सभी इंडेंजर्ड स्पेसीज के बारे में लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास कर रही है। द फर्स्ट रेड डाटा बुक ऑन इंडेंजर्ड एनिमल वाज पब्लिश्ड इन 1991। ओके, पहली रेड डाटा बुक 1991 में पब्लिश की गई। नाउ टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। इट इज़ अ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1973। टाइगर प्रोजेक्ट ये सन 1973 में टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। द प्रोजेक्ट एम एट प्रोटेक्टिंग द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन, जिसका उद्देश्य था कि बंगाल टाइगर को उसके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करके उसके समाप्त होने से उसे बचाया जा सके। एज अ रिजल्ट टाइगर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड इन रिजर्व एरियाज, जिसके कारण से आज क्या हो गया कि टाइगर्स की संख्या बढ़ती चली गई। नाउ माइग्रेशन, व्हाट इज माइग्रेशन, वी हैव टू स्टडी अबाउट इट। सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड एंड अदर एनिमल इन अ large numbers from one place to another overcome unfavorable conditions and return back to original habitat when conditions become फेवरेबल इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। देखिए माइग्रेशन में स्टूडेंट्स ये होता है कि डिफरेंट टाइप्स के जो बर्ड्स होते हैं या एनिमल्स वो क्या करते हैं कि जब इन्वायरमेंटल चेंजिंग आता है, सपोज दैट कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो सर्दियों में वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो वो माइग्रेट करके एक जगह से दूसरे किसी कंट्री में चले जाते हैं, और जब सीजन नॉर्मल हो जाता है तो फिर वो अपने ओरिजिनल हैबिटेट में वो वापस आ जाते हैं। ऐसे को हम माइग्रेशन बोलते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेट कर जाना। ओके, सीजनल माइग्रेशंस आर नोन टू ऑकर इन मेनी स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट, बर्ड, मरीन मैमल एंड हर्बीवोर मैमल्स। ओके स्टूडेंट्स, सीजनल माइग्रेंट्स ये मेनली देखा जाए तो इंसेक्ट, बर्ड और मैरीन एनिमल्स और हर्बीवोरस मैमल्स में ऐसा होता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि जैसे ही सीजनल चेंजिंग हो जाती है, आप देखते होंगे कि कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो आपको दिखाई नहीं देती हैं, जिनमें आप कोयल को देख सकते हैं। कोयल दिखाई नहीं देता है सर्दियों में, लेकिन गर्मियों के दिनों में आप क्या देखते हैं, फिर वो वापस आ जाता है और आपको सुनाई देने लगता है, आप भी उसके बारे में जानने लगते हैं। रीजन्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन का मुख्य कारण क्या है? टू एस्केप द हार्श एंड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब बहुत कठोर और अनफेवरेबल क्लाइमेट से खुद को बचाने के लिए। टू गेट मोर फेवरेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, फूड एंड वाटर। ओके, इसके साथ साथ फेवरेबल कंडीशन, तापमान, फूड और पानी, इसको पाने के लिए। टू गेट अ सुटेबल प्लेस फॉर रिप्रोडक्शन, ओके, रिप्रोडक्शन के लिए सुटेबल प्लेस पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द सैल्मन फिश माइग्रेट फ्रॉम साल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर टू ले एग्स। देखिए सैल्मन फिश ये माइग्रेट कर जाती है साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में, जब उसको एग ले करना होता है, कम्स बैक, और फिर एग ले करने के बाद फिर वापस आ जाती है। फ्रेश वाटर ईल्स गो टू साल्ट वाटर फ्रॉम फ्रेश वाटर टू ले एग्स। जस्ट इसका अपोजिट इसके साथ होता है। फ्रेश वाटर ईल ये साल्ट वाटर में चले जाते हैं फ्रेश वाटर से एग ले करने के लिए। ओके, नाउ माइग्रेटिंग बर्ड्स। अब आइए हम लोग माइग्रेटिंग बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। आर्कटिक टर्न इज अ सी बर्ड, इट इज फेमस फॉर इट्स माइग्रेशन। ओके, आर्कटिक टर्न ये एक ऐसा सी बर्ड है जो माइग्रेशन के लिए बहुत ही फेमस है। इट फ्लाइज फ्रॉम आर्कटिक रीजन नॉर्थ पोल टू अंटार्कटिक रीजन साउथ पोल एंड कम बैक अगेन ईच ईयर। यानी वो एक आर्कटिक से लेकर के
वो एक पार्ट से आर्कटिक रीजन से वो अंटार्कटिक रीजन पर वो चली जाती है, लेकिन जैसे ही स्थिति नॉर्मल होती है 1 साल के अंदर फिर वह वापस आ जाती है। दिस 1900 किलोमीटर जर्नी ईच वे इंश्योर्स दैट दिस बर्ड कुड सी 2 समर सीजन पर ईयर एंड मोर डे लाइट देन एनी अदर क्रिएचर ऑन द प्लेनेट फाउंड टिल नाउ। ओके, इसके अंदर क्या खास बात है कि यह अधिक से अधिक समय तक डे लाइट प्लेनेट पर देखती है। इसके साथ साथ ये 2 समर सीजन, 1 साल के अंदर वो 2 समर सीजन को भी देख पाती है। ओके, नाउ साइबेरियन क्रेन्स नॉर्मल हैबिटेट इज साइबेरिया। इनका जो नॉर्मली जो हैबिटेट यानी जो निवास स्थान है वो साइबेरिया है। व्हेन विंटर्स कम इन साइबेरिया and it gets extremely cold, the Siberian cranes flies thousands of kilometers and come to the warmer place in India such as भरतपुर in राजस्थान। साइबेरियन प्लेस, साइबेरिया में जब ठंडी अधिक पड़ने लगती है तो वहाँ से वो उड़ते हुए हजारों किलोमीटर तक उड़ते उड़ते वो कहाँ आ जाते हैं, भरतपुर राजस्थान में आकर के ये सर्वाइव करते हैं। द साइबेरियन क्रेन्स स्टे इन वार्मर प्लेसेस इन इंडिया फॉर अ फ्यू मंथ्स। वो भारत में जितने भी जो गर्म स्थान है वहाँ पर ये जाकर के निवास स्थान ये रहते हैं। एंड देन फ्लाई बैक टू साइबेरिया व्हेन द विंटर एंड्स। और जब सर्दी, साइबेरिया में सर्दी जब समाप्त हो जाती है तब ये साइबेरिया में वापस चले जाते हैं। एंड क्लाइमेट बिकम फेवरेबल फॉर देम, यानी सर्दी भी कम हो जाती है, इसके साथ साथ उनको वहाँ पर सर्वाइव करने के लायक वहाँ का सीजन बन जाता है तो वो वापस चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर अबाउट योर दिस चैप्टर।